ओके, जैसा टॉपिक है हमारा सोशियो कल्चरल बेसिस ऑफ करिकुलम, तो इस पर कुछ भी हम आगे बात करें उसके पहले मैं चाहूंगी कि पहले करिकुलम क्या है। आप लोग जानते भी हैं, और फिर भी हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ कि करिकुलम को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो उसको कई तरीके से उसके अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। पहला तो ये कि उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। एटिमोलॉजिकल जैसे कि शाब्दिक अर्थ, मतलब करिकुलम शब्द कहाँ से लिया गया है और उसका अगर शाब्दिक अर्थ हम समझना चाहें तो वो क्या है। करिकुलम एक लैटिन वर्ड क्यूरेट किया गया है, और क्यूरेट का मीनिंग होता है अ रेस कोर्स। रेस कोर्स जैसा आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि जब कोई एथलीट जो है वो एक रेस के लिए दौड़ता है तो एक निश्चित एक उसकी परिधि होती है, एक दूरी होती है जिसमें उसको दौड़ना होता है। तो करिकुलम का जो आइडिया है वो सिक्यूरेट से लिया गया है। यहाँ पर इस रेस कोर्स का मतलब है कि वो जगह, वो पाथ जहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स पूरे सेशन में, पूरे जो उसकी समय अवधि है किसी कोर्स की, उसमें चलने के बाद वो किस टारगेट पे, किस जो उसका गोल है वो कहाँ पर पहुंचेगा, और वो कौन सा रास्ता होगा जिससे उस गोल तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं वो रास्ता और वो गोल दोनों चीजें करिकुलम में समाहित है यहाँ पर। अगर हम इसके नैरोअर मीनिंग की बात करें, नैरोअर मीनिंग मतलब संकुचित अर्थ। आप अभी तक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, और शिक्षा में भी जब उसके अर्थों को हम उसका वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये इसका संकुचित अर्थ है, ये इसका बृहद मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर भी अगर हम इसके संकुचित अर्थ की बात करें तो स्कूल करिकुलम जो हमारा है, जो जो भी हम एक विद्यालय के पूरी शिक्षा के दौरान जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीजें जो है वो करिकुलम में आती हैं। उसमें आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और उसमें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती है। उसमें आपके टीचर का जो बिहेवियर है, जो आपका पीयर रिलेशनशिप है, जो आप स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन से सीखते हैं, जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन से सीखते हैं, स्टूडेंट प्रिंसिपल इंटरेक्शन से सीखते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं करिकुलम का हिस्सा होती हैं। अगर इसके हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करें, वृहत अर्थ की बात करें, तो यहाँ पर जो सारे एक्सपीरियंसेस जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल एजुकेशन से ही जुड़े हों, वो सारे करिकुलम में आते हैं। जैसे कि हम शिक्षा को भी जानते हैं कि जन्म से लेकर हमारी जो मृत्यु तक जो भी हम सीखते हैं वो सब कुछ शिक्षा का हिस्सा है। वैसे ही करिकुलम भी कोई हम ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हम विद्यालय की चार दीवारी के अंदर सीखते हैं, बल्कि इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हम अपने उसके अनुभवों से सीखते हैं और एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, खासतौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं तो ये वो रेस कोर्स है जो हमें एक जरिया प्रदान कर रहा है हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने का। और अगर हम नैरोअर मीनिंग इसको ले रहे हैं तो ये स्कूल करिकुलर बात करता है, और अगर हम ब्रॉडर सेंस में इसकी बात करते हैं तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो भी हमारे एक्सपीरियंस है तो उनको ले जाने की बात करता है। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये सिर्फ मैं एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग इससे अवेयर होंगे। मुनरो की अगर हम बात करें तो मुनरो का कहना है कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन को पाने के लिए वो सारे अनुभव जो स्कूल के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो स्कूल के द्वारा स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो सारे अनुभव जो है करिकुलम में होंगे। मुझे आप लोगों की जो टीचर्स हैं उनके फेसबुक पे पोस्ट वगैरह देखकर कई बार ऐसा अंदाजा होता रहता है कि आप लोग भी कई सारे कम्युनिटी वर्क हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है, या किसी तरह की और को करिकुलर एक्टिविटी है, सिंगिंग की है, डांसिंग की है, रंगोली की है, स्पीच की है, वो सारी आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज होती रहती है। मोर और लेस ये सारी चीजें जो है वो भी आपके करिकुलम का पार्ट है, जो आपके व्यक्तित्व में कुछ कुछ नया निखार जो है लाते हैं और कुछ नया सीखने में आपकी मदद करते हैं। तो उसी तरह की बात कुछ मुंडो भी कह रहे हैं कि वो सारे एक्सपीरियंसेस जो विद्यालय के द्वारा दिए जा रहे हैं एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए। अभी हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एम्स ऑफ एजुकेशन में आपने डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन एक छोटा सा फ्रेज हम बार बार यूज करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऐसी वो सारी चीजें जिनसे किसी भी इंडिविजुअल का सर्वांगीण विकास होगा, वो सारी चीजें शिक्षा का उद्देश्य है, और उनको किस तरह से प्राप्त करें, कहीं ना कहीं यही करिकुलम का टास्क है। प्रोएबल भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं करिकुलम को। प्रोएबल के अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन रेस। कहीं ना कहीं थोड़ा सा और से ब्रॉडर मीनिंग जो है वो दे रहे हैं, और पूरी मानव जाति के द्वारा आज तक जितना कुछ भी सीखा गया है वो सारे का सारा ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, सारे अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाना कहीं ना कहीं करिकुलम है। अगर ऐसा ना हो पाता तो जो भी चीजें हमारे पूर्वजों ने सीखी वो आज हमें फिर से नए सिरे से सीखनी पड़ती है।
अभी क्या है कि जो चीजें हमारे पास पहले से है, जो नॉलेज हमारे पास पहले से है, हम उसी में कुछ ना कुछ नया जोड़ते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हांस करते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि हमें फिर से अब हम आग जलाना सीख रहे हैं या फिर से खेती करना सीख रहे हैं, फिर से पहिया बनाना सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जो चीजें हमें पहले से मिली है वो हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सोसाइटी में हमारे रिस्पॉन्सिबल जितने भी पर्सन, वो कहीं ना कहीं हमें उन चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं और उन्हें हम आगे लेकर जा रहे हैं। नेचर ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ करिकुलम को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, प्लीज आप अपनी क्वेरी। अभी नेचर ऑफ करिकुलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल है। फॉर्मल, अभी जैसे हमने नैरोअर सेंस की बात की थी, करिकुलम की नैरोअर मीनिंग की बात की थी, संकुचित अर्थ की। तो फॉर्मल का अर्थ ये हो गया कि औपचारिक हमारा जो पाठ्य चल रहा है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है। तो जो स्कूल एजुकेशन में जितनी भी चीजें हमें सिखाई जा रही है, निश्चित रूप से वो एक फॉर्मल करिकुलम का पार्ट है। उसमें हमारी करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती है और को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती है। को करिकुलर एक्टिविटीज जिन्हें पहले हम अधिकांशतः एक्स्ट्रा करिकुलर कहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ज्यादातर हम उन टर्म्स को अवॉइड करते, को करिकुलर कहना कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले कई साल पहले, या मैं कह सकती हूँ 20-25 साल पहले, और उस शायद उससे भी पहले, जो ये इस तरह की इनफॉर्मल गतिविधियां होती थी, जो फंक्शंस में पार्टिसिपेशन होता था या अदर जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, पेरेंट्स उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे उन एक्टिविटीज को लेकर के। लेकिन अभी पेरेंट्स का ये है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे और ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ज्यादा उनको एक्सपोजर मिले। वो अलग से उनके लिए ट्यूशन क्लासेस, इस तरह की डांस कोचिंग क्लासेस या अलग अलग स्पोर्ट्स क्लासेस की व्यवस्था भी करते हैं, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है वो और अच्छी तरीके से निखर के आए। तो यही चीज अब हमारे स्कूल एजुकेशन में भी देखने को आ रही है कि वो सारी एक्टिविटीज हमारे करिकुलम का एक मैंडेटरी पार्ट हो गई है। इनफॉर्मल करिकुलम की बात करें तो वापस हमें ब्रॉडर मीनिंग पे जाना होगा करिकुलम की, जहाँ हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे करिकुलम का पार्ट है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल करिकुलम में हमारे पास कोई सीमा नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। आप राह चलते किसी पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हो तो हो सकता है अपने सही यात्री से कुछ सीख लें। आप किसी सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप में गए हैं, वहाँ आपके पास जो आपके सहयोगी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। अपने क्लासरूम में एक नॉर्मल बातचीत करते हुए अपने पीयर ग्रुप में आप अपने फ्रेंड से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनफॉर्मल करिकुलम में वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कहीं भी नोटिफाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मोर और लेस हमारे व्यक्तित्व को बनाने में या बिगाड़ने में हमारा सिर्फ बिगाड़ना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम लोग नेगेटिव चीजें भी सीख लेते हैं जो कि नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल ठीक। करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। करिकुलम में वो सारी चीजें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बार बार, कि उसमें करिकुलर एक्टिविटीज भी होगी, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज में होगा, कम्युनिटी वर्क भी होगा, उसमें वो हर एक्टिविटी आ जाएगी जो आपको भले मार्क्स उसके लिए ना मिल रहा हो, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका दे रही है। लेकिन जो सिलेबस है वो एक नैरोअर मीनिंग है, उसमें सिर्फ हमारे जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज है हम उसी को कंटेंट जो कंसीडर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस को करिकुलम के बिल्कुल मतलब सिनोनिम के तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन सिनोनिम के तरीके से होते हुए भी ये एक अच्छा खासा इन दोनों में डिफरेंस है। और जो करिकुलम है वो ज्यादा ब्रॉडर, ज्यादा स्पेसिफिक मीनिंग देता है, जबकि सिलेबस हमारा सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पेपर की बात करता है। जैसे अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट के पेपर की बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट के पेपर में जो भी आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपका सिलेबस है। लेकिन उस सिलेबस को पाने के लिए आपको क्या मेथड यूज कर रही हो और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस देने हैं, वो सारी चीजें अगर आप मिला लें तो वो करिकुलम हो जाता है। एक तरीके से आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि सिलेबस जो है वो आपका कंटेंट है एंड करिकुलम मोड ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट है, आप किस तरीके से उस सिलेबस को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएड स्टूडेंट हैं, आप वुड बी टीचर हैं, आप अपने स्कूल में जब कभी ज्वाइन करेंगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो एक तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो आपका अलॉटेड सब्जेक्ट होगा, लेकिन उस सब्जेक्ट को डिलीवर करने के तरीके और अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी नीकू मैडम ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो और लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं आपसे रूबरू होने के लिए। इस कंटेंट को वो अपने लेक्चर्स के थ्रू भी दे सकते हैं और वो चाहे तो और लोगों को भी इनवाइट करके इसको दे सकते हैं। मीन डिफरेंस
सिलेबस सेम है, लेकिन उसको जो डिलीवर करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और इसी में वो आपको अनुभव आ रहे हैं जिनकी बात अभी मैं कर रही हूँ कि और लोगों से मिलने से, और लोगों से बात करने से और लोगों के संपर्क में आने से आपको जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आपके करिकुलम का पार्ट है। क्या जरूरत है करिकुलम की स्कूल में, अगर इस पर हम बात करें तो एक तो ये है कि हाँ ठीक है, तो आपने सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया, आपके पास यूनिट्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, और आपको एक लेक्चर मेथड से या जो भी और मेथड आपने पढ़े अपनी पेडागोजी में उन सारे के थ्रू उनको डिलीवर कर दिया जाए। फिर भी एक प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है, एक करिकुलम है, जो सारी एक्टिविटीज को है कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इनकी क्या जरूरत है विद्यालय में, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको एक एक बिंदुवार समझना चाहें तो पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। कोई भी चीज हैपजर्ड वे में उतनी अच्छी तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंचाई जा सकती जितनी अच्छी तरीके से प्लान करके पहुंचाई जा सकती है। आपका एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, आप एडमिशन लेते हैं, आपकी सेमेस्टर वाइज एक प्रिस्क्राइब आपका करिकुलम होता है, किस एक्टिविटी को कब करना है, कौन सी टास्क कब देनी है, कौन सा असाइनमेंट कब देना है, किस चीज का असेसमेंट या एवेल्युएशन कब करना है, आपको एजुकेशनल टूर पे ले जाना है तो कब ले जाना है, आपको लाइब्रेरी विजिट के लिए ले जाना है तो कब ले जाना है। तो सारी चीजें जब प्लान होती हैं तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, सीखने में और सिखाने में दोनों ही में बहुत आनंद आता है। ठीक है। दूसरा, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की भी पहले भी बात की, बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता ही नहीं। मतलब अगर हम किसी भी टास्क की बात करें, अगर ये कहीं सुबह उठ के मतलब सुबह सूर्योदय होने के साथ हम उठ जाते हैं, तो उठ भी यूं ही नहीं जाएंगे, उठने के बाद भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों जगे हैं, जगने के बाद हमें क्या करना है। या अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये मीटिंग ज्वाइन करी है तो आप मीटिंग यूं ही नहीं ज्वाइन करेंगे, आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि नहीं नहीं तो मैम ने कहा है इसे ज्वाइन करना मैंडेटरी है, या आपको लग सकता है कि नहीं ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, ये एक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस का है, इसको आज बताया जाएगा तो हमें इसमें शामिल होना जरूरी है। आपके दिमाग में कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप कोई एक्टिविटी करते हैं। सो दैट इन स्कूल भी हम जो भी चीजें प्लान करते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करते हैं। और जैसे अभी मैंने पहले कहा कि सबसे जो ब्रीफ में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को, वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट के फ्रेज में। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें स्टूडेंट्स का करना है और उसी के लिए हमें करिकुलम की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज हमारे पास बिखरी हुई पड़ी है और एक तरीका है कि उसे हमने समेट कर दिया। कई बार हम इसको जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी होती हैं तो कई बार ये चीजें बच्चों के साथ शेयर की जाती हैं कि किस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को, अपने रूटीन को, अपने काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नहीं करते। ठीक है। तो वो आपको दुख देती हैं, आपको चीज़ों को इकट्ठा करने में, आपको समझने में समस्या होती है। यहाँ पर सारी चीज़ें करिकुलम फॉर्म में जो करिकुलम ड्राफ्ट करते हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी के पॉलिसी मेंबर्स हों या आपके जो महाविद्यालय के जो टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया जाए और कैसे से उन जो वही नॉलेज जो उनको बिखरी बिखरी जगह जगह पर है उसे एक जगह से कंपाइल करके दिया जा सके। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल, क्या चीजें होंगी जो हम बच्चों को देंगे, क्या हम उन्हें किसी पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाएंगे, क्या उन्हें हम कोई रेफरेंस बुक अलॉट करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि नहीं बेटा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये तुम्हारा रेफरेंस बुक है और इसके थ्रू तुम इस टॉपिक को और बेहतर समझ सकते हो, है ना। या हम उनसे कहेंगे कि नहीं इसके लिए तो आपके पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो देख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये सारी चीजें किस तरीके से वो नॉलेज को बेहतर तरीके से समझें, कैसे उसे ऑर्गेनाइज वे में ग्रैब करें, इन सब जो हमारी एक्टिविटीज है, जो काम है, उनके लिए भी करिकुलम बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास चीज़ों का पहले से कोई मानक ना हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीवर करें, हो सकता है कोई चीज़ हम यूं ही पढ़ा दे, कुछ हमें ध्यान में ना आए कि हमें क्या चीज़ें कैसे पहुंचानी है। आपने ब्लूम का नाम सुना होगा, ब्लूम के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्टिव जो है डिजाइन किए होंगे अपने लेसन प्लान में, और कहीं ना कहीं वो भी एक इसी तरह की व्यवस्था है जिसमें हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने के पहले डिसाइड करते हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हमें अचीव करना है, चाहे वो हमारे साइकोमोटर डोमेन के हों, अफेक्टिव डोमेन के हों या कॉग्निटिव डोमेन के हों। ऐसे ही जब भी हम करिकुलम भी प्लान करते हैं तो हमें दिमाग में होता है कि एक बीएड का स्टूडेंट है या बीए का स्टूडेंट है या क्लास 8 का स्टूडेंट है, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, उससे मिनिमम क्या स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है और उस स्टैंडर्ड को हमें पाने के लिए क्या चीजें करनी होंगी, है ना। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन इवेल्युएशन प्रोसेस।
क्या पढ़ाया है, कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं और अब हमें उन्हें किस तरीके से इवेल्युएट करना है। तो इसका भी एक जो प्लान है, एक जो प्रोसीजर है, वो हमें करिकुलम उसका एक बेसिस देता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। आप सब बहुत होशियार बच्चे हैं और आप सब लोगों ने संविधान जरूर से पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे के कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते रहते हैं। नो डाउट उन्होंने भी ये जो आपका संविधान, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत सारे मूल्य हैं जो कहीं ना कहीं हमें मिल रहे हैं संविधान के थ्रू, कि जिन्हें हमें सीखना चाहिए। लेकिन कहाँ से सीखेंगे? क्या सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में ये लिख देना कि हम सबको अवसरों की समानता देंगे, या हम जो है आप सेकुलर होंगे, या जो भी हम उस मूल्यों की बात करें, क्या वो सिर्फ पढ़ करके बच्चे तक पहुंच सकेगा? नहीं, ये सारे मूल्य जो है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी होल टीचर की है, सिर्फ और सिर्फ टीचर की। सिर्फ टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इन वैल्यूज को अपने स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? अब वो कैसे करेगा, वो चीज हमारे करिकुलम में कहीं ना कहीं शामिल होती है, कुछ कंटेंट के फॉर्म में, कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस टीचर के बिहेवियर के फॉर्म में। बहुत सारी चीजें हम टीचर के बिहेवियर को देखकर ही सीख लेते हैं। आपका भी इतना लर्निंग एक्सपीरियंस हो चुका है बीएड तक आते आते, हम लोगों का भी हो चुका है। और काफी कुछ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर से, हालांकि सभी कुछ सीखा, बट कुछ चीजें उनके जो बिहेवियर से सीखी, वो आज भी जब हम उस चीज का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से नीतू मैम एग्री होंगी मेरी इस बात से, कि हमें उस पर्टिकुलर टीचर का नाम याद आ जाता है। इवन हो सकता है कि शायद उस वैल्यू का जिक्र करें और हमारे साथ के जितने भी हमारे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स बैठे हों और वो ये कह दे कि नहीं, ये तो फला टीचर की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारी हो सकता है सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन वो हमारे पर्सनालिटी का ट्रेड बन चुकी है ड्यू टू बिहेवियर ऑफ अवर टीचर। ठीक है। तो इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हम प्रस्तावना में संविधान के लिख के नहीं समझ सकते, उनको अपने कंटेंट के थ्रू, अपने मोड ऑफ ट्रांजेक्शन के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू हमें स्टूडेंट तक पहुंचाना, उसके लिए भी करिकुलम एक आधार हमें देता है। नेक्स्ट है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। किस तरह की जरूरतें हैं बच्चे की? कई बार ये फ्रेज हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के पेपर में कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हमें कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, हमें वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे वो बेहतर समझ सके। तो क्या है वो ज़रूरतें? उन ज़रूरतों के ऊपर भी कहीं न कहीं करिकुलम फ़ोकस करता है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम कई बार फिज़िकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, या जो हमारे ब ब्लाइंड हैं या पार्शियल ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। कई बार हम डिसएडवांटेज सेक्शन की बात करते हैं, तो सोसाइटी में चाहे वो महिलाएँ हों या हमारे और जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, या हम अगर जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे बात करें, जो थोड़ा रिमोट एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, किस तरह की उनकी नीड्स हैं, उनकी नीड्स को कैसे पूरा किया जाए, इसको भी ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है। और विद्यालय में सभी को इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते हैं, वो कैसे सुनिश्चित करें, उसमें भी करिकुलम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक। निश्चित रूप से जो कुछ हम टास्क हमारी जो ऑब्जेक्टिव है अचीव करना है, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बुक डिजाइन करनी होती है जिसके थ्रू बच्चे उस कंटेंट को, उस करिकुलम को सीखते हैं। तो उसको किस आधार पर तैयार करेंगे, उसके लिए भी करिकुलम की जरूरत है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड, अभी कई बार इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि जो टीचिंग मेथड भी है वो भी किस तरीका होगा, ये करिकुलम डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम एंड एनर्जी सेविंग। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से देना है, या कितना देना है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर के पास भी जो नॉलेज है उसका बहुत भंडार है, उसके पास अगर उसको ये नहीं मालूम है कि उसको कितना देना, तो शायद वो देना शुरू करे और आपका पीरियड खत्म हो जाए, आपका सेशन खत्म हो जाए, मे बी आपका कोर्स ही नहीं पूरा हो। तो करिकुलम एक हमें एक डिलिमिट भी करता है कि हमें क्या क्या चीजें किस सेमेस्टर में, किस ईयर में कितना पहुंचाना है किस बच्चे तक। क्या कोर्स है जो आपको बीएड में पढ़ना है, क्या कोर्स है आपको जो एमएड में पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारी जरूरतें हैं जिनकी वजह से हमें करिकुलम को डिजाइन करना जरूरी है। अब अगर हम बेसिस ऑफ करिकुलम पे बात करें, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है सोशियो कल्चरल, तो उसमें बहुत सारे बेसिस हैं। फिलोसॉफिकल बेसिस, दार्शनिक आधार हो सकता है करिकुलम डिजाइन करने का। सोशियो कल्चरल बेसिस हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार हो सकता है। राजनैतिक आधार हो सकता है। तकनीकी आधार हो सकता है। आर्थिक आधार हो सकता है और पर्यावरणीय आधार भी हो सकता है। जैसा कि नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट है वैसे तो, कि फिलोसॉफिकल में जब हम दर्शन की बात करते हैं, बिना किसी दर्शन के कोई भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक अपना दर्शन है, और जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसका एक अपना दर्शन है। और कहीं ना कहीं उन्हीं वैल्यूज को अचीव करने के लिए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था का पूरा ताना बाना बुनते हैं।
तो फिलोसॉफिकल बेसिस हमें कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों की ओर ले जाता है जो हमारे इंडियन लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, हमारी जो हमारी अपनी कल्चर है, वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें हमें अचीव करना है, क्या हमारे टास्क हैं, क्या उद्देश्य हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक आधार प्रदान करता है। सोशियो कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे समाज से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, कई बार हम कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, ये जो शब्द बोलते हैं कहीं ना कहीं ये हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारी पहचान है हमारे समाज में, उनसे जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो हमारे करिकुलम को आधार प्रदान करती है। इसको अभी हम लोग डिटेल में और थोड़ा सा भी देखेंगे। साइकोलॉजिकल जो बेसिस है, निश्चित रूप से हम एक बच्चे को डील कर रहे हैं, क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, वो किस तरह के मनोविज्ञान को धारण करते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो समझना और उसकी साइकोलॉजी को करिकुलम में जगह देना साइकोलॉजिकल बेसिस में आएगा। पॉलिटिकल बेसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह का कंट्री का या हमारे किसी भी नेशन का जिस तरह का पॉलिटिकल सेटअप होता है, वो भी करिकुलम को डिज़ाइन करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर ऑटोक्रेसी हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, कहीं पर हम समाजवादी व्यवस्था देखते हैं, कहीं पर पूंजीवादी व्यवस्था देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं करिकुलम को प्रभावित करती हैं, डिज़ाइन करने में उस पर असर डालती हैं। टेक्नोलॉजिकल, आप सभी जानते हैं आज भी हम लोग टेक्नोलॉजी के से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जो सुधार हो रहे हैं, वो भी करिकुलम को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। आर्थिक आधार, किस तरह के व्यवसायिक कोर्स हों, किस तरह की हमारे देश की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की, किस तरह की वर्कर्स की ज़रूरत है, क्या वो स्किल्स है जिनकी हमारे कंट्री को ज़रूरत है, और वो कैसे हम स्टूडेंट्स में डेवलप करें, ये भी करिकुलम डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण है। और एनवायरमेंटल बेसिस हम सभी जानते हैं बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं जो आज से 25 साल 30 साल पहले नहीं थी, शायद उनकी उस तरीके से करिकुलम में कहीं जगह भी नहीं थी, लेकिन अब उन चीज़ों को करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली मेंशन किया जा रहा है, जगह दी जा रही है, और उसके लिए वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिससे बच्चे उन एनवायरमेंटल जो हमारी समस्या है उनके लिए रूबरू हो सके, और उसमें कैसे उनको दूर करें उन हैजार्ड्स को, उसके लिए अपना काम कर सकें। ये यूनेस्को ने सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी जो क्लासरूम में है उसको डिफाइन करते हुए बहुत अच्छे से इसको समझाया है। मैं पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड रेस, क्लास, एबिलिटी, डिफरेंट लर्निंग कंडीशन एंड स्टाइल, ethnicity, age, gender, sexual orientation, religion, nationality, and other dimensions that make up the identity of the individual student and impact his or her learning experience. मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, इसके अंतर्गत यूनेस्को जो शामिल कर रहे हैं, और शायद हम सब भी इससे सहमत ही हैं कि विभिन्न प्रकार की जाति, प्रजाति, वर्ग, योग्यताएं, विभिन्न प्रकार के लर्निंग कंडीशन और स्टाइल, स्टाइल आप सभी जानते होंगे अलग अलग तरीके की लर्निंग स्टाइल्स भी होती है, और किस तरह की कंडीशन में कोई स्टूडेंट अपने घर में पढ़ रहा है, सबके घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, तो जो डिफरेंस उनमें है, किस तरह की एथनिसिटी है, किस संस्कृति को बिलोंग कर रहे हैं, क्या उम्र है, क्या लिंग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, किस तरह की रिलीजन या किस तरह की नेशनैलिटी है, किस देश को बिलोंग करे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो डायमेंशंस हैं जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के आइडेंटिटी को फ्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को भी प्रभावित करते हैं। किस बैकग्राउंड से कौन सा बच्चा है और वो किस तरह का उसका लर्निंग आउटकम होगा, वो बहुत सारी चीजें आपस में रिलेट होती है निश्चित रूप से। अब अगर हम ये बात करना चाहें कि कौन कौन से वो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो लर्नर और उनके लर्निंग आउटकम को अफेक्ट करते हैं, तो पहला जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे मदर फादर और उनके चिल्ड्रन, और जॉइंट फैमिली जहाँ पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ, उसमें आपके दादी बाबा हो सकते हैं, आपके चाचा चाची हो सकते हैं, और एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली। आप सभी समझ रहे होंगे आमतौर पर अब ये जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तीसरा जो प्रकार हो सकता है वो ब्रोकन फैमिली का हो सकता है। बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे जहाँ पर हो सकता है कि मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका हो, या हो सकता है कि कोई एक पेरेंट ना हो, तो सिंगल पेरेंट फैमिली टाइप की जो परिवार है वो ब्रोकन फैमिली में हम उनको शुमार करते हैं। अब अगर इन तीन फैमिली से अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उनकी लर्निंग कंडीशन डिफरेंट है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो डिफरेंट है, उनकी जो कहना चाहिए जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा
कि वो बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको किस तरह की हमारे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की, किस तरह के हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्कूल की, ये बहुत सारी जो ये जिसमें जो भी पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट, या हम सभी सहमत होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, और जो प्राइवेट स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन प्लस है, कौन माइनस है, बट उनके लर्निंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है, यही कहीं ना कहीं उनके लर्निंग आउटकम को भी प्रभावित करता है। कहीं पर भौतिक संसाधन अच्छे हैं, कहीं पर मानव संसाधन अच्छे हैं, कहीं पर वर्क का लोड ज़्यादा है, कहीं पर वर्क का लोड कम है। ये कई सारी ऐसी कंडीशन है जो शायद कहीं लिखित में नहीं हो, लेकिन हमारे जो लर्निंग आउटकम है, जो हमारे गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा इस पर अंतर आता है। दूसरा इसमें है रेजिडेंशियल या डे स्कॉलर है। कोई ऐसा छात्र हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, उसकी आत्मनिर्भरता में, उसकी जीवन शैली में। और एक ऐसा स्टूडेंट जो डे स्कॉलर है, जो दिन भर स्कूल अटेंड करने के बाद शाम को वापस अपने घर जाता है, तो उसकी दिनचर्या में, उसकी पर्सनैलिटी में, दोनों में काफ़ी अंतर होगा, और ये कहीं ना कहीं वापस उनके लर्निंग आउटकम को डिसाइड करेगा। ये चीज़ें इसलिए यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है बिकॉज ये सारी चीज़ें सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अंतर्गत ही आती हैं। कहीं ना कहीं करिकुलम को डिजाइन करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में इन सारी चीजों का प्रभाव रहता है। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो को एजुकेशन है, या बॉयज और गर्ल्स टाइप के कॉलेज हैं। को एजुकेशन जहाँ बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, इसका मतलब उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को पर्सनैलिटी को जज करने का, समझने का, कोऑपरेट करने का। या वो कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ बॉयज या सिर्फ गर्ल्स पढ़ते हैं, ये मैं स्पेशली रेफर करना चाहूंगी जो एडोलेसेंट एज के हमारे बच्चे होते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस की एज है। बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर हैं, साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो जो इस तरह के कॉलेज जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा जो सिर्फ बॉयज और गर्ल्स कॉलेज में होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोएड में होंगे। और वो सब अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को अगर आपस में शेयर करें, तो वो इन जो डिफरेंसेस हैं उनको शेयर कर पाएंगे कि क्या चीज़ें प्लस है और क्या चीज़ें माइनस है। थर्ड जो पॉइंट है वो है जियोग्राफिकल कंडीशन का। अभी मैंने बात करी थी रिमोट एरियाज की, तो कुछ ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जो मेन सिटी में हो, कुछ हो सकते हैं सबर्ब्स में हो, कुछ हो सकता है बहुत रिमोट एरिया में है। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, कौन से बच्चे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, वहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो क्या है, तो क्या उनकी ज़रूरतों को, उनकी लोकल नीड्स को ध्यान में रख के वो करिकुलम फ्रेम किया गया है कि नहीं। हो सकता है कि एक कॉमन फ्रेम बना दिया गया कि सारे बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की यही करिकुलम पढ़ना है, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को यही करिकुलम पढ़ना है। तो वहाँ पे कितनी गुंजाइश है कि उस करिकुलम में एज ए टीचर या एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको क्या गुंजाइश बना सकते हैं कि उनकी लर्निंग आउटकम्स को और अदर एक्टिविटीज के थ्रू इन्हांस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सभी लोग अवेयर हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जो कहते हैं ना, अर्थ बिना सब व्यर्थ है, तो अर्थ जिसके पास है उसकी क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से उन घरों के बच्चे किस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, किस तरह की सामाजिक आर्थिक, और उस सामाजिक आर्थिक के चलते किस तरह की मानसिक स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। हाई मिडिल और लो क्लास, हम सभी जानते हैं हाई क्लास निश्चित रूप से समृद्ध परिवार के बच्चे, वो किस तरह के एजुकेशन सिस्टम लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह के एजुकेशन ले रहे हैं। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो किस तरह की मानसिक स्थिति के साथ विद्यालय जा रहे हैं। और जो लो क्लास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं, क्या वो विद्यालय जा पा रहे हैं, और अगर जा पा रहे हैं तो जो करिकुलम उनको डिलीवर किया जा रहा है क्या उसका लाभ उठा पा रहे हैं, और अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो करिकुलम में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकें। नाउ कल्चरल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो उसके पहले कल्चर क्या है इस पर थोड़ा सा बात कर लें। कल्चर को अगर हम डिफाइन करें तो एक बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो वे ऑफ लिविंग है वो कल्चर है। अगर इसके हम ओरिजिन पे जाएं तो ये एक लैटिन वर्ड कोलेर से बना है जिसका मीनिंग है लर्निंग। मीन्स आज तक हमने जो कुछ भी लर्न किया वो सब कुछ हमारा कल्चर है। हमने मतलब हमारे जो पूर्वजों ने लर्न किया, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनसे जो कुछ भी हमको आज तक मिला वो कल्चर है। ठीक है, तो वो कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग तरीके से तो हो सकते हैं, वो रिलीजन के आधार पर डिफरेंट हो सकते हैं, वो रूरल अर्बन बैकग्राउंड के आधार पर डिफरेंट हो सकते हैं, वो एक पढ़ी लिखी और निरक्षर अगर परिवार का बैकग्राउंड है तो उसके आधार पर अलग हो सकते हैं। वो कल्चरल डिफरेंसेस किस तरीके से बच्चे के लर्निंग आउटकम को परिभाषित कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर भी करिकुलम में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की गुंजाइश जो है वो टीचर के द्वारा होनी चाहिए कि जो एक हमें रिजिड करिकुलम नहीं मिला, एक रूपरेखा मिली है, उस रूपरेखा को हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं इन दैट पर्सपेक्टिव।
और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी एक अच्छा बहुत कहना चाहिए प्रभावशाली एक ऐसा कारक है जो हमारे आउटकम्स को प्रभावित करता है। कई बार हमने आपस में अपने बीच में ही देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत फ्रेंडली नहीं होते। इंग्लिश को लेकर के उनके मन में एक फोबिया सा होता है। अगर आप उनसे बोल दीजिए कि नहीं आपको ये 2 पन्ने इंग्लिश में लिखने हैं, तो वो पहले ही घबरा जाएँगे कि क्या करें, क्या ना करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उनके कोई कॉन्फिडेंस में कमी है। बट दिस इज़ ओनली लैंग्वेज बार उस लैंग्वेज को लेके वो जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए करिकुलम में कि लैंग्वेज को लेकर इतनी रिजिडिटी हो कि जो बच्चे अदर लैंग्वेज में परफॉर्म कर सकते हो उनको उसका मौका ना दिया जाए। तो वहाँ पे भी लैंग्वेज किस तरीके से प्रभावित कर रही है, उसको ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। नाउ क्या ज़रूरत है सोशियो कल्चरल बेसिस को करिकुलम में हमें जोड़ने की? क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं हम सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ ध्यान में रखते हैं? अ, सबसे पहले जो आप सभी को याद होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल बट आई प्रेफर टू राइट मैन इज़ अ सोशल बीइंग। हम सभी सामाजिक व्यक्ति हैं। हम निर्वात में नहीं रहते। हम जहाँ रहते हैं हमारे आस-पास कुछ लोग हैं। उन सभी लोगों से हमारा कुछ संबंध है, ठीक है? तो जो हमारा सामाजिक संबंध है, वहाँ पर हम किस तरीके से रहें, क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं? प्लीज़ माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। अ, तो जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है इसलिए उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, जिन चीज़ों को उसे सीखना चाहिए, वो हमें कहीं न कहीं करिकुलम के थ्रू ही पहुँचाना होता है। आई रिक्वेस्ट कि किसी का माइक ऑन है शायद प्लीज इसे ऑफ कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट जॉन डीवी के स्टेटमेंट को इसमें जोड़ना चाहेंगे कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर सोसाइटी मीन्स जैसा भी हमारा समाज स्कूल के बाहर है, जस्ट उसका एक छोटा सा लघु रूप हमारे स्कूल के अंदर होता है। वो वही बच्चे हमारे विद्यालय के अंदर होते हैं जो आज से कुछ सालों के बाद समाज में जाके समाज का निर्माण करते हैं, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमारे विद्यालयों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह के नागरिकों का विकास कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमारा नेशन इस तरह के विद्यार्थी चाहता है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, क्या हमारा नेशन इस तरह के विद्यार्थी चाहता है जो इन्वायरमेंट को लेके जागरूक हो, क्या हमारा नेशन इस तरह के विद्यार्थी चाहता है जो मॉरली स्ट्रांग हो। ये सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट हमारे समाज की है, हमारे देश की है, उनको पूरा करने की, उनको नर्चर करने की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल्स पे है और स्कूल्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो टीचर्स के ऊपर है। तो जब स्कूल को हम मिनिएचर सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो समाज की जो भूमिका है हमारे छात्रों की, उसको निर्धारित करने में, उसको उन लोगों को उसके लायक बनाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं हमें ये आधार देती है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को अपने करिकुलम में स्थान दें। स्कूल एग्जिस्ट विद इन नॉट अपार्ट फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट। स्कूल भी जैसे भी मैंने कहा कि हम निर्वात में नहीं रहते, हम समाज में रहते हैं, तो उसी तरीके से विद्यालय भी समाज का हिस्सा है। जो विद्यालय में घटित हो रहा है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है और जो समाज में हो रहा है उन सारी चीजों का प्रभाव विद्यालय पे पड़ता है। तो इसलिए हम सामाजिक सांस्कृतिक आधार को नकार नहीं सकते और कहीं ना कहीं ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार करिकुलम कंस्ट्रक्शन का है। नेक्स्ट, लर्नर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अभी हम लोगों ने बात करी कि किस तरह के बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। विद्यालय में तो वो 4 से 5 घंटे ही रहता है, लेकिन उसके बाद के 20 घंटे वो कैसे बिता रहा है, 19 घंटे, क्या उसके घर का माहौल है, क्या उसके समाज का माहौल है, किस तरह के परिवेश में वो रह रहा है। उस बालक को या बालिका को उस परिवेश से अलग करके हम नहीं देख सकते। तो जब हम उसके परिवेश से उसे अलग नहीं कर सकते तो उसकी ज़रूरतों को, उसके परिवेश को ध्यान में रखकर ही हमें कहीं न कहीं करिकुलम डिज़ाइन करना होगा। Next, a great diversity is found in the learner's social condition, cultural background and their learning occurs accordingly। ये बात अभी हम लोगों ने करी। जो भी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियाँ हैं, उनमें जो भी बदलाव है, उसके चलते ही उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट, अगर हम सोशियो कल्चरल बेसिस को करिकुलम में जगह देते हैं, तो क्या प्रभाव है जो पड़ता है? पहला, इट अफेक्ट्स एम्स ऑफ एजुकेशन। अभी हम लोगों ने बात करी कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तय करती है। हम किसी पश्चिमी देश के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम किसी एक छोटे प्रायद्वीप के किसी द्वीप के रहने वाले हैं, किस तरह का हमारा जो है पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, किस तरह का हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन है, क्या हमारे कल्चरल बाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को प्रभावित करती हैं। डेवलप सोशल फीलिंग एंड क्वालिटीज, वो क्या गुण हैं,
वो कौन सी भावनाएं हैं, सामाजिक भावनाएं जिनका एक समाज के जिम्मेदार नागरिक में होना जरूरी है, उनको भी डेवलप करने के लिए हम सोशियो कल्चरल बेसिस की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब बाहर निकलेगा वो स्टूडेंट, तो उसे एक किसी संस्था में काम करना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अपने समाज के साथ रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना है, तो किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट करे, किस तरीके से कोऑपरेट करे, तो वो कौन कौन सी फीलिंग्स हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, वो भी हम इसके थ्रू डिसाइड करते हैं। डेवलप सोशल इफिशिएंट इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है शायद आज के रेफरेंस में। अगर मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँ आप लोगों से कि सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल क्या है। सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल जो अपने आस पास के समाज के साथ अच्छे से तारतम्य बैठा सके, एडजस्टमेंट बैठा सके, और ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं जो अलगाववाद की बात करते हैं कि वो कहीं अलग होकर ही रह रहा है। जैसे कई बार इस चीज का तर्क दिया जाता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा आपका जो ये मतलब ये मैं बायसेस होके नहीं कह रही हूँ, ये एक जस्ट एक मेरा विचार है कि जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बीटेक है या एमबीए है या इस तरह के प्रोफेशनल स्टडीज, कई बार उनका स्टडीज का बोझ इतना ज्यादा है या उनका रूटीन इस तरह का है कि वो बाकी समाज से कुछ कटे से हो जाते हैं। उसी जगह पर अगर हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की बात करें, तो कई बार उनमें ये जो सोशल एफिशिएंट होने की बात है वो ज्यादा निखर के आती है। ये जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम जो भी इंडिविजुअल अपने स्कूल में तैयार कर रहे हैं, अपने कॉलेज में तैयार कर रहे हैं, तो समाज में जाके समाज का हिस्सा बन सके, समाज से अलग ना हो, बल्कि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। नेक्स्ट, इम्प्रूव वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यवसायिक रूप से उसकी जो योग्यता है उसको बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य है। अब अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो वो इस तरीके से भी हो सकता है कि हम किस परिवेश के बच्चों को डील कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई लोकल इस तरह का जो व्यवसाय है जो वहां पर होता है, और भले ही वो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हम चाहे तो वो उसे उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। अभी आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, और उसमें एक जो बात निकल के आ रही है कि जो मिडिल जो हमारा जो क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल 6 to 8 तक के जो स्टूडेंट हैं, उनको हम इस तरह की वोकेशनल गाइडेंस देने की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोकल हैं, जो हमारे हो सकते हैं, शायद वो कारपेंटर हो सकते हैं या टेलर हो सकते हैं, कोई और स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं जो उस एरिया विशेष में है, उनको हम अपने स्कूल में बुलाकर उन स्टूडेंट्स को कोई स्पेशल स्किल सिखा सकते हैं, ताकि वो बाहर निकलने के बाद एकदम ब्लैंक ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान लेकर जाएं और उनके पास कोई भी इस तरह का स्किल ना हो जो बाद में उनकी मदद कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिट सोशल हेरिटेज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, जो हमारी कहना चाहिए एक तरीके से हमारा धन है, दौलत है, उसको हमें अगली जो पीढ़ी है उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये इसलिए भी मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगी क्योंकि कई बार हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने ही कल्चर को, अपने ही ट्रेडिशंस को बाइकआउट करने की कोशिश तो नहीं कहेंगे, शायद उसे आउटडेटेड समझते हो, और ऐसा करते हैं कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है या जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, संस्कृति है, वो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कुछ इस तरह के आपकी जो रिचुअल्स हैं, जो आप फेस्टिवल्स पे जो रिचुअल करते हैं, मैरिज में रिचुअल्स करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं अपोज करते हैं। मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि जो भी रिचुअल्स हमारे बनाए गए, अगर वो आपको किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहे हैं, आपको या सोसाइटी को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो शायद हमें हर वो रिचुअल फॉलो करना चाहिए, ताकि जो कल्चरल और सोशल हेरिटेज हमें हमारे फोर फादर से मिली है, उसे हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन तक भी पहुंचा सके। यहाँ पर उस हेरिटेज में आप किसी पर्टिकुलर रेसिपी को भी ले सकते हैं जो आपकी प्रीवियस जो आपकी पहले की पीढ़ी में लोग बनाते रहे हों, आपकी माताएं बनाती रहती हों, या आपके घर में और जो बुजुर्ग हों वो बनाते हों। वो आप ये मत सोचिए कि अब अगर पिज्जा या बर्गर का दौर है तो वो रेसिपीज जो है वो आउटडेटेड है। नो, वो रेसिपीज सीखना और उनको अगले जनरेशन तक पहुंचाना वो हमारा काम है। इसी तरीके से हमारे जो फोक सॉन्ग हो गए, जो हमारी फोक स्टोरीज हो गई, कुछ भी किसी भी तरह की रिचुअल्स और जो इस तरह की हेरिटेज हमें मिली, वो हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा एक तरीके से नैतिक कर्तव्य है। जो हमें मिला वो हमें आगे पहुंचाना ही चाहिए। आप लोग भी वुड बी टीचर्स हैं, आगे चल के टीचर बनेंगे। आज तक आपने अपने बहुत सारे टीचर से, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरा ये एक अनुरोध भी है इस जगह पर आपसे कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसको जरूर से जरूर आगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो सिर्फ आप तक सिमट के ना रह जाए। ठीक है। डिफ्यूजेस मोर नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। डेवलप कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल। कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव,
कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों टर्म समझ में आ रहे होंगे आपको। कंस्ट्रक्टिव हमेशा कुछ सृजनात्मक सोचने वाली बात, क्रिएटिव कुछ नया सोचने वाली बात। तो इस तरह का आधार, इस तरह का दृष्टिकोण विद्यार्थी को देना कि वो कुछ नया और सृजनात्मक हमेशा सोच सके, कुछ नया और सृजनात्मक करने में उसे कोई डर ना लगे। ऐसा ना हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस पे चलता जा रहा है, जैसा पहले होता था वैसे ही करता जा रहा है, कुछ नया और पॉजिटिव करने की हिम्मत उसके अंदर ना आ रही हो, तो वो जनरेट करना भी कहीं ना कहीं हमारा ही काम है। एजुकेट फॉर सोशल सर्विस, सोशल एफिशिएंसी, इमोशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सोशल सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहे स्टूडेंट। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाना ही सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप किसी को अपने विचारों से भी किसी की कोई सहायता कर पाते हैं तो वो भी एक तरीके की सोशल सर्विस ही है, ठीक है ना। सोशली एफिशिएंट होने की बात अभी भी मैंने की कि समाज में एडजस्ट कर सके, समाज के लोगों के साथ भद्र आचरण कर सके। इमोशनल इंटीग्रेशन हो, भावनात्मक रूप से सबको एक समझे। इस बात को जो बार बार हम कहते हैं डाइवर्सिटी है इंडिया में, लेकिन फिर उसके बाद भी एक यूनिटी है, तो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको फील कर सके। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर सके, जैसे तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे आप इस तरह के प्रोवोक करने वाले मैसेजेस देखते हैं जो किसी रिलीजन को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, या किसी वर्ग विशेष की बात करते हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या उसके सपोर्ट में होते हैं। उन सब से कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके सिर्फ देश की एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में सोच सके। कुछ इस तरह की वैल्यूज और इस तरह की जो कैपेबिलिटीज है वो हमें उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर करिकुलम सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर बनाया जाए तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसा होगा वो करिकुलम। तो फर्स्ट पॉइंट, curriculum must be constructed content-wise and structure-wise in a way which can fulfill demands of society as per changing situation. जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, आज हम 21वीं सदी में हैं। आज से 10 साल पहले जो स्ट्रक्चर था, कई बार हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बनाया गया, 2005 से 2020 तक बहुत लंबा गैप हो गया और उसे बहुत सारे बदलाव करने की अब आवश्यकता है। तो वो बदलाव वही है जो चेंजिंग सिचुएशन है, क्या क्या चीजें नई आ गई हैं, उन नई चीजों के आधार पे, नई जरूरतों के आधार पे, नई स्किल्स के रिक्वायरमेंट के आधार पे हमारे करिकुलम को कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर की बात अगर अभी हम करें तो जैसे आपने ये 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है एनईपी में जो कहा जा रहा है वो एक अच्छी पहल है। उसको हम एक दूसरे फॉर्मेट पे डेवलप कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हम जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन को जो है अलग कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये जो स्ट्रक्चर का चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी जो बदलती हुई जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। तो करिकुलम को समाज की जो जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए। इंक्लूड इश्यूज रिलेटेड विद कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन स्कूल सब्जेक्ट। जो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हमें विद्यालयी शिक्षा के जो विषय हैं उनमें सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पे कल्चर और सिविलाइजेशन का जो डिफरेंस है वो एक बार हम लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। सिविलाइजेशन सभ्यता, कहीं ना कहीं जो मटेरियल जो हमारे एस्पेक्ट है कल्चर के उन्हें ही हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और जब कल्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दोनों चीजें शामिल होती हैं। कंजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स थ्रू वेरियस करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज। अभी भी मैंने एक बात करी कि जो हमारा सोशल हेरिटेज है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, वो किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी हम किस तरीके से निभाएं, क्या वो एक्टिविटीज हो सकती है जिससे हम वो वैल्यूज बच्चों तक ले जाएं। कई बार हम मॉरल एजुकेशन की किताबों के थ्रू वो वैल्यूज ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी इस तरह की ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों को ऑर्फनेज ले जा सकते हैं, बच्चों को हम ओल्ड एज होम ले जाते हैं, कई बार बच्चों को कम्युनिटी वर्क के लिए आसपास की कम्युनिटी में ले जाते हैं, सो दैट वो परिचित हो सके कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, किस तरह की मुसीबतें उनके सामने हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स है जो समाज से अपेक्षित है, या पढ़े लिखे लोगों की क्या जिम्मेदारी है जो आगे चलकर वो अपने समाज में अपना योगदान कर सके, और वो क्या वैल्यूज जो हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों के बड़ों का आदर करिए या गुरुजनों का आदर करिए। छोटे बच्चों की जो कॉपीज होती हैं उनमें हमेशा काम शुरू करने के पहले, जो भी क्लास वर्क या होमवर्क करने के पहले ऊपर एक टाइटल लिखा जाता है, वो चाहे बी ऑनेस्ट हो, बी ब्रेव हो, बी हम्बल हो, कुछ भी हो। कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज ही हैं जो हम चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर डेवलप हो। अभी जो भी मैंने आपसे जिक्र किया कि जो क्लासरूम की कॉपी पर हम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं करिकुलम डिलीवरी का ही एक तरीका है। पढ़ाना तो उन्हें नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही है, लेकिन उसके ऊपर जब हम बार बार ये लिखवा रहे हैं बच्चों को कि बी हम्बल, बी हम्बल, इट मीन्स ये वो वैल्यू है जो उन बच्चों से एक्सपेक्ट है। ये मतलब कि वो बच्चों तक अनकॉन्शियसली वो पहुंच रही है चीज कि हमें हम्बल होना चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट एंड डेवलप फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी मैंने पहले भी कहा कि हम अलग हैं, उसके बाद भी हम एक है, ये भावना बच्चों के अंदर जरूर से जरूर पहुंचानी है। डिस्पाइट वेरियस डाइवर्सिटीज वी आर वन एंड दिस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर करिकुलम। तो जो करिकुलम है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए जहां पर हम अपने देश की बहुत सारी जो डाइवर्सिटीज हैं उनकी भी चर्चा करें, और उन डाइवर्सिटीज के साथ साथ उसमें क्या यूनिटी है उस पर भी हम बात करें। अगर आमतौर पे ऐसा देखा भी जा रहा है, करिकुलम में हम बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं बच्चों को, हम बहुत सारे वैल्यूज के बारे में बताते हैं, कैसे क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इन सब पर भी फोकस करते हैं। तो करिकुलम और साथ में जो एक ट्रेडिशन है स्कूल्स का, पहले ऐसा नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, अगर नीतू मैम इसमें जोड़ सकेंगी तो बताएंगी बात है। पहले इस तरह का कल्चर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी आप स्कूलों में देखेंगे तो वो हर तरीके का जो डे सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, वो जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करते हैं, वो गुरु नानक का बर्थडे भी मनाएंगे, वो बैसाखी भी मनाएंगे, वो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं वो ओरिएंटेशन है जो उनको अपनी पर्टिकुलर फैमिली में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये उनको स्कूल में ये ओरिएंटेशन मिल रहा है। ये सारी चीजें कहीं उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि आप ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, बट ये करिकुलम का पार्ट है। ये वो चीजें हैं जो ये बच्चों को बता रही हैं कि हाँ, आपके आसपास के लोग इस तरह के भी व्यवहार करते हैं, इस तरह से भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं, उन फेस्टिवल में क्या खास बातें होती हैं, वो फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, और ये सारे लोग जो अलग अलग तरीके से इन चीजों को मना रहे हैं, इसके बाद भी ये सारे लोग इंडियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारे करिकुलम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट सोशल रिफॉर्म्स इन कंटेंट टू रिमूव वेरियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल इवेंट्स। हमारे कंटेंट में, हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे व्यवहार में, हमारी एक्टिविटीज में, हमारे ओवरऑल जो पूरा हमारा स्कूल का फ्रेम वर्क है, उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे ये निकल के आए कि ये किसी भी तरह के अंधविश्वास को या किसी भी सामाजिक कुरीति को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी भी तरह के टेक्स्ट में, ना पिक्चोरल फॉर्म में, ना कंटेंट में, ना टेक्स्ट में, ना हमारी बात में कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए हमारे मन में कोई बायसेस है, या किसी तरह की सोशल इविल को, चाहे वो दहेज को लेकर के हो, या कन्या हत्या को लेकर के हो, या महिला पुरुष की जो लिंग असमानता है इसको लेकर के, कुछ ऐसी भी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं जाना चाहिए बच्चों तक जिससे उनके अंदर ये जो इविल्स हैं ये पहुंचे। तो ये कई बार ऐसा कि हालांकि रिपोर्ट भी किया जाता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कई बार टेक्स्ट बुक में देखने में आता है। मैंने भी अपने पेपर में इस तरह की बात को जो है टेक्स्ट बुक में आइडेंटिफाई किया है कि कई बार जो पिक्चर्स होती हैं बुक्स में, वो हमेशा ही रिफ्लेक्ट करती हैं कि क्या पर्टिकुलर व्यक्ति क्या काम करेगा। महिलाएं जो है वो हमेशा खाना बनाते हुए या बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाई देती हैं, और जो पुरुष है वो हमेशा ऑफिस जाते हुए या पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो लाइक इस तरह की चीजों को हमें अपने करिकुलम में, अपने टेक्स्ट बुक में अवॉइड करना चाहिए। Next, incorporate moral values in various forms. It should be reflected in content as well as in teaching learning process. जो भी मॉरल वैल्यूज हमें देना चाहते हैं वो कंटेंट के फॉर्म में भी होनी चाहिए, वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के फॉर्म में भी होने चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि वो अपनी क्लासरूम कॉपीज में ऊपर एक कोटेशन लिखते हैं, वो भी एक फॉर्म हो सकता है। अगर मैं बार बार ये स्टूडेंट से कहूँ कि स्टूडेंट्स प्लीज बी हम्बल, कि आपको विनम्र होना चाहिए या आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो मुझे भी अपना व्यवहार अपने महाविद्यालय में या अपने विद्यालय में ऐसा रखना चाहिए जिसको देख के मेरे स्टूडेंट्स बिना कुछ कहे ये सीख सके कि हमें हम्बल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट से कहूँ कि नहीं, आपको गुरुजनों का आदर करना चाहिए, आपको अपने वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, और आपको विनम्रता से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर या जो श्रम की महत्ता है उसको समझना चाहिए। ये सारी बातें मैं उनसे कहूँ, लेकिन जो मेरा आचरण है, जो मेरा व्यवहार है, वो जस्ट उलट हो। मैं अपने प्रिंसिपल से झगड़ा करूँ, मैं अपने कलीग से झगड़ा करूँ, या हमारे यहाँ और जो कर्मचारी है, शिक्षेतर कर्मचारी हैं, हमारे अन्य विद्यार्थी, उनसे मैं झगड़ा करूँ, या तेज आवाज में बात करूँ, या नाराज होकर बात करूँ, तो जो बात मैं कह रही हूँ वो बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी हम सोशो कल्चरल बेसिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कंटेंट में उन चीजों को लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा। उस कंटेंट को जो डिलीवर कर रहा है दैट इज टीचर, तो जब तक वो उन चीजों को, उन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक उन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हिडन करिकुलम से जोड़ना चाहूंगी। अगर करिकुलम को हम लोग देखें तो कई बार से हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कई बार टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, अलग अलग तरह के करिकुलम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस दो मेजर टाइप्स में इस समय बात करूं आपसे, तो दैट इज कोर करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। कोर करिकुलम में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम बहुत जरूरी समझते हैं और जैसे हम कह देते हैं कि ये चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हिडन करिकुलम में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कई बार ऑप्शन होती है। अभी आपका जो भी सिलेबस है या आपका जो स्ट्रक्चर है बीएड का,
उसमें आपने भी कई सारे पेपर जो है कोर पेपर की तरह ऑप्ट किए हैं। कई सारे पेपर आपको ऑप्शंस में मिलते हैं कि आप ये लीजिए या ये लीजिए, ठीक है ना? जब आप ए ऑप्शंस में से एक पेपर को चूज़ करते हो तो निश्चित है कि जो दूसरे पेपर का कंटेंट या जो दूसरे पेपर की जो भी लर्निंग है वो आप तक नहीं पहुँचती है। तो हिडन करिकुलम से इससे रिलेट करना चाहूँगी कि जो सोशो कल्चरल एलिमेंट हैं, वो भी कहीं न कहीं हिडन करिकुलम का पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इससे पहले एक बात और शेयर करूँगी कि जो हिडन करिकुलम है, इस वर्ड का जो सबसे पहले यूज़ किया वो फिलिप जैक्सन ने 1968 में अपनी बुक लाइफ इन क्लासरूम्स में इसका जिक्र किया। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको कहीं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं दिए जा रहे हैं, अनकॉन्शियसली दिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें हिडन करिकुलम का पार्ट है, ठीक है? These elements are reflected in working culture of school, personality and behavior of teachers. ठीक है? ये सारे आपका स्कूल का क्या वर्किंग कंडीशन है। कई बार हम किन्हीं मिशनरी स्कूलों की अगर बात करते हैं तो वहाँ का जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, वो अलग है। किन्हीं हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, वहाँ का वर्किंग कल्चर फ़र्क है। कहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, वहाँ का वर्किंग कल्चर फ़र्क है। रेजिडेंशियल स्कूल्स का अलग है, डे स्कूलिंग जहाँ होती है वहाँ अलग है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित कर रही है। डिस्पाइट किसी कोर करिकुलम का पार्ट नहीं है, कहीं रिटन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सामाजिक सांस्कृतिक तत्व हैं, जो उस जगह को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईआईटी के स्टूडेंट्स वो अपने आप को आईआईटीएन्स कहना पसंद करते हैं। आईआईटीएन्स मीन्स वो उस आईआईटी की जो छवि है, जो वहाँ का कल्चर है, उसको अपने साथ लेकर पूरी ज़िंदगी चलते हैं। क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ सीखी, वो चीज़ें अपने साथ वो लेकर चलते हैं, ठीक है? आप लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलगीत में एक लाइन आती है कि करते प्रण ये आज जहाँ भी हम जाएँगे, खुशबू इस परिसर की सुंदर फैलाएँगे। इसका मतलब कि वो जो कुछ भी हमने उस परिसर में सीखा है, वो हम आगे जाके और लोगों तक डिसेमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे परिसर में हुई, वो भले हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को फ्रेम किया है, ठीक है? इसके अलावा पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ टीचर्स, जो भी हमारे टीचर्स का व्यक्तित्व है, जो उनका व्यवहार है, उनका अपने कलीग के साथ, उनका अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, पेरेंट्स के साथ किस तरह का व्यवहार है, वो भी स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर जनरली ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट्स इन अनकॉन्शियस मैनर एज स्टूडेंट्स इमिटेट बिहेवियर ऑफ देयर टीचर्स। यहाँ पर ये बात हम इसलिए टीचर्स के रेफरेंस से कह रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ टीचर्स के पर्सपेक्टिव से अभी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। घर में अगर आप अपने बड़ों की चरण स्पर्श करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो बच्चा है वो भी देख देख के चरण स्पर्श करना सीख जाता है। आप अगर अपने से बड़ों को सलाम या तस्लीम करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को करना सीख सकते हैं। इसका मतलब आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे एज ए पेरेंट, चाहे एज ए टीचर, एज ए सीनियर, एज ए ब्रदर और सिस्टर, वो सारी चीज़ें आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों तक ट्रांसमिट हो रही हैं, आप चाहें या ना चाहें। तो बहुत सारे सामाजिक और मॉरल वैल्यूज हैं, कल्चर है, सिविलाइजेशन की भी बात करी, वो सारी चीज़ें हम एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी एज ए टीचर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है? हमारी जिम्मेदारी समाज की जिम्मेदार नागरिक के रूप में तो है ही, लेकिन एक शिक्षक के रूप में और भी ज्यादा। To maintain and communicate culture, values, beliefs, ideals, tradition, aspiration, and socially acceptable behavior is one of the most important functions of education. So, apart from core curriculum, we need to focus on proper delivery of hidden curriculum. ठीक है? एक जब हम उद्देश्यों की शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो ये शायद उन सारे उद्देश्यों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी वैल्यूज़, जो भी बिलीव्स, आइडियाज़, ट्रेडिशंस, जो भी हमने आज तक सामाजिक रूप से जो मानकीकृत व्यवहार जो कुछ भी हमने सीखा है, उससे हम अपने से अगली पीढ़ी में ले जाएँ। और कैसे ले जाएँ, अभी कई बार हम लोगों ने चर्चा करी कि वो हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी पर्सनैलिटी से और करिकुलम से, जो करिकुलम का एक सिलेबस का जो पार्ट है, उसके थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। करिकुलम में बार-बार वही बात है कि सिर्फ हम सिलेबस को ऐड नहीं कर रहे हैं और सारी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो सारा जो व्यवहार है टीचर का, वो सारी चीज़ें उस सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। मैं अपनी चर्चा को यहाँ पे रोकना चाहूँगी और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ शेयर करें। कोई भी कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें। नीतू मैम, इट्स ओवर टू यू। जी।